हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके समाजी विज्ञान यानी सोशल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हो ये प्रश्न आपके पूरी की पूरी बुक से होने वाले हैं। इधर आप लोग के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इधर मैं आ जाऊँ तो इधर आप लोग देख सकते हो हमने आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी ले रखा है। आप देख सकते हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। तो चलो इन सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कहूँगा, चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग 20 मार्क के बहुविकल्पीय प्रश्न जो इसमें है एमसीक्यू, उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो प्रश्न क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, वह यह है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। ओके, नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814, 1815 या 1816 या 1817। सही ऑप्शन ये बी वाला यानी ख वाला हो जाएगा, 1815। 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी, जिसके फलस्वरूप वियना की संधि हुई थी, आपको याद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये सेकंड नंबर प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। भाई सब लोग जानते हो 1915 में। ठीक है, ये इसका भी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड प्रश्न है आप यहाँ पे देख सकते हो, थर्ड प्रश्न क्या है? थर्ड प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जी हाँ मेरे दोस्त, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओके, देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है अमेरिका में स्थित है और अमेरिका का एक काफ़ी फेमस शहर है न्यूयॉर्क, वहीं पे स्थित है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, और न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में। चलो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, तीसरे के बाद चौथा प्रश्न क्या है? यह है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई। ओके, इसमें नाम दिया है, किसके द्वारा मतलब रखी गई? रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा, ये तो हो ही नहीं सकता, डिनिसा पेटिट द्वारा या जमशेदजी नुसरवानजी टाटा द्वारा। ठीक, यहाँ पे सही ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबसे पहले रखी गई थी। ठीक है, तो ये चौथे का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख सकते हो आप सब स्क्रीन पे। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है कि केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर निम्नलिखित में से किसे 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया? ओके, केसरी पत्रिका के संपादन पर निम्नलिखित में से किसे 1908 में कैद कर लिया गया? इसमें आपका ऑप्शन है कि महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे या बाल गंगाधर तिलक। सही ऑप्शन आपका होगा ये डी वाला, इसमें यानी घड़ी घ वाला, घ बाल गंगाधर तिलक। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि पर्वतों पर मृदा प्रदन का साधन है। ओके, पर्वतों पर मृदा प्रदन का साधन है पवन, हिमनद। इसका ये बी वाला ऑप्शन आप लोग याद रखना। ठीक, तो ये 6 हो गए। इधर आ जाते हैं इस बगल 7वें प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? भाई काफी फेमस है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? असम में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में? ये हम लोग की प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, तो इसका सही ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। कई बार इसको मैं करा चुका हूँ। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा भी काफी फेमस है। चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7वें के बाद 8वां प्रश्न कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? ओके, मतलब भारत की जितनी भी नदी घाटी परियोजना है, जैसे आप भागड़ा नागल नदी घाटी परियोजना, ठीक है, या सतलज नदी घाटी, मतलब अलग अलग नदियों पे बनी नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आप जानते हो, तो उनमें से कह रहे हैं कि किस नदी पे सबसे पहले नदी घाटी परियोजना बनी थी? दामोदर पे, नर्मदा पे, कोसी पे या चिनाब पे? सही ऑप्शन हो जाएगा दामोदर पे। ठीक है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पे बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पे बनाई गई थी। चलो 8वें के बाद 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? देखो, जायद फसल यहाँ पे बात कर रहा है। जायद फसल मीन्स देखो, जो मतलब एकदम गर्मी में, एकदम उमस गर्मियों में बोई जाती हैं, जैसे आपका तरबूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तरबूज हो गया, या फिर नाशपाती का आप लोगों ने नाम सुना होगा, खाया भी होगा, नाशपाती हो गया, कांकर हो गया, जो मतलब मार्च अप्रैल के टाइम, मतलब एकदम लू जब चलने लगती है तो उस टाइम ये सब मतलब फरते हैं और बोए तो पहले ही थोड़ा जाते हैं, मतलब मई जून जुलाई में ये सब पूरा मतलब अच्छे से निकलते हैं। ठीक है, मार्च और से करीब बोए जाते हैं। चलो, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 के बाद अगला हम लोग का ये 10 नंबर प्रश्न क्या है कि झरिया
प्रसिद्ध है? ओके, झरिया प्रसिद्ध है भाई, सब लोग जानते हो झरिया खान कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए फेमस है, तो बी वाला इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, प्रश्न संख्या 11, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग चाय, गन्ना, लौह और इस्पात या जूट? तो सही ऑप्शन इसका ये लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा मुंबई, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई स्थित है। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का प्रश्न 12 नंबर। इसको मैं अब साइड में रखता हूं। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न 12 के बाद इधर हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 13 है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1950 में, 1948 में या 1945 में? ये हम लोग का प्रश्न संख्या 13 है। तो प्रश्न संख्या 13 का ये ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1948। ठीक है, 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। चलो अगला हम लोग 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यह प्रश्न पूछ चुका है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो गया, उसमें भी यह प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। और अभी जो 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ था ना यूपी बोर्ड का, उसमें भी यह प्रश्न आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आ सकता है। चलो, तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न क्या है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, ओके, लैंगिक भेदभाव। देखो, लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, इसका तो कोई मतलब नहीं है। बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, इसका भी कोई मतलब नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं। ये जो पहला ऑप्शन है, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान जो भूमिका होती है वही लैंगिक भेदभाव होता है। नहीं होता है कि तुम लड़की हो, यही करो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। ठीक है, मतलब लड़कियों को, मतलब वही कहने का मतलब कि स्त्री या महिलाओं को उतना मतलब स्पेस नहीं दिया जाता है इस समाज में, एक तरह से ये बोल सकते हैं। चलो, तो ये हम लोग का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 15 के बाद 16 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ये पॉलिटी से आपका लग रहा है प्रश्न है। ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या आधुनिकता? सही ऑप्शन इसका ये बी वाला है, क्रांतिकारी लोकतंत्र। ठीक है, चलो ये प्रश्न संख्या 16। उसके बाद इधर प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है। लोगों को अधिकार क्या प्राप्त है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? भाई, स्वयं राज करने का, शासन व्यवस्था ठीक करने का, अपनी सरकार, हाँ ये अपनी सरकार चुनने का। जैसे हम भी लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो चुनाव होते हैं, वही चुनाव में हम लोग मतलब वही जनता एक तरह से अपने जो भी मतलब प्रतिनिधि होता है उसको चुनने का उसको अधिकार होता है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 के लिए। आगे इधर आ जाते हैं। इधर देखो, ये हम लोग की प्रश्न संख्या 18 है, आप लोग देख सकते हो। यह क्या है? प्रश्न संख्या 18 है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ओके, विकसित देश, भारत, बांग्लादेश, ब्राजील या फ्रांस? तो फ्रांस एक विकसित देश है, बाकी ये सब आपके विकासशील देश हैं। अगला 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है। ओके, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं? तो भाई भारत में जीविका का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि है। ठीक है, क्या है? कृषि है। अगला हम लोग देखते हैं 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न। यह क्या है कि स्वयं सहायक समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा या सदस्यों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन ये ग वाला हो जाएगा कि स्वयं सहायक समूहों में इसके सदस्यों द्वारा ऋण या जो भी अदर संबंधित निर्णय है इनके सदस्यों द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 20 नंबर प्रश्न हो गया। ये हम लोग के रहे 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पूरे साइंस की सोशल साइंस की बुक से। ठीक है, तो इनको आप क्लियर कर लेना, आपके एग्जाम में ऑप्शन सहित इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे। बाकी इधर चलो, अब इसके बाद हम लोग जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आप जानते हो कि आपके एग्जाम में आएगा 4 मार्क वाला और 6 मार्क वाला। क्लियर? तो इस वीडियो में मैंने 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक ये दोनों निश्चित है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये 4 मार्क वाले प्रश्न हैं, तो चलो इनको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो का हम लोग मतलब समाप्त इंड करेंगे। चलो पहला प्रश्न है
कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं या गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, या गठबंधन सरकार पे टिप्पणी लिखो, ऐसे भी पूछा जा सकता है। सबका आंसर आप एक ही तरीके से लिखोगे। क्या गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो, तो देखो उत्तर डालकर आप लिखोगे कि ऐसी सरकार, गठबंधन सरकार आप देखे हो अपनी यहाँ हम लोग के सोशल लाइफ में भी दिख रही है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार मीन्स मतलब जैसे दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार का जो निर्माण करते हैं वही गठबंधन सरकार होती है। तो ऐसी सरकार जिसका निर्माण दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर करते हैं गठबंधन सरकार कहलाती है। ठीक है, तो गठबंधन सरकार का मतलब समझ गए कि गठबंधन सरकार में दो या दो से अधिक दल, कम से कम दो दल शामिल ही होने चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम लोग बोल सकते हैं गठबंधन सरकार। ठीक है, तो गठबंधन सरकार के बारे में समझ गए। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि कांग्रेस के मतलब कांग्रेस अलग अलग राज्यों में बहुत सारी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इसके आगे देखो, गठबंधन सरकार की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। चूंकि ये 4 नंबर का प्रश्न है तो इतना ही तो नहीं लिखेंगे ना, इसमें मतलब और सब लिखेंगे, तो थोड़ा गठबंधन सरकार की कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखो और विशेषताएं में फर्स्ट विशेषता देखो, इसमें मैंने 5 लिखा हुआ है, लेकिन आप एग्जाम में अगर ये 4 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप 4 भी लिख देते हो तो आपका काम चल जाएगा, और 5 लिख देते हो तो और अच्छी बात है। चलो तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है कि गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल होते हैं। ठीक है, ये तो पहला नॉर्मल है, एकदम याद आसानी से हो जाएगा आपका कि गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल होते हैं। 2 से मतलब निम्न कम से कम 2 दल होना आवश्यक है, अधिक में कितने भी हो सकते हैं। सेकंड क्या है, कि गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पे होता है। ओके, गठबंधन सरकार का जो गठन होता है वो समझौते के आधार पे होता है। जैसे मतलब मान लो 2 लोग, जैसे एक कोई ये दल हुआ, कोई एक ये दल हुआ। ठीक, तो मान लो दोनों का गठबंधन हो रहा है तो दोनों के बीच अपना मतलब साँठ गठवाया जाएगा कि हाँ भाई तुम इतना सीट लोगे, तुम इतना सीट पे चुनाव लड़ोगे, चुनाव जीतने के बाद तुम्हारे इतने मंत्री बनेंगे, तो हमारे इतने, ऐसे कर मतलब जिसका जितना पलड़ा भारी होता है वह उतना मतलब अपना प्रभुत्व उसमें जमाता है। सिंपल। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है, 2 पार्टियों के बीच समझौते के आधार पर होता है। अगला फर्स्ट सेकंड के बाद ये थर्ड वाला आप लोग देख सकते हो इसमें कि गठबंधन सरकार का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर अपना प्रभुत्व जमाना होता है। जी हमें दोस्त, मतलब यहाँ गठबंधन सरकार न लिखकर गठबंधन दल लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गठबंधन दल, ठीक है, गठबंधन दल का जो मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता पर अपना प्रभुत्व जमाना होता है। मतलब जो भी मतलब गठबंधन दल या राजनीतिक पार्टी होती है वो एक दूसरे में मिलकर यानी गठबंधन कर अपना मतलब एक तरह से एक सरकार बनाने की कोशिश करती है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे गठबंधन दल या गठबंधन सरकार का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर अपना प्रभुत्व जमाना होता है, ऐसे लिख दोगे। ये आपकी थर्ड विशेषता हो गई। फोर्थ में देखो मैंने क्या लिखा है कि गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जी हाँ मेरे दोस्त, ये अक्सर देखा जाता है और यही अधिकांशतः मतलब जो दल होते हैं उनमें फिर बिखरने का कारण भी होता है। जो पावरफुल यानी ताकतवर दल होता है, जैसे 2 दल हैं, जैसे एक ये दल है एक ये दल है, मान लो ये वाला दल काफ़ी पावरफुल है, मतलब पावरफुल कहने का मतलब कि मान लो 100 सीटें हैं तो उनमें से चांसेस है कि ये वाला मतलब कम से कम 40 जीत जाएगा, ये वाला 40 जीत जाएगा और ये वाला मान लो 20 जीत जाएगा, और उसके बाद और छोटे छोटे दल है वो मान लो कुछ सीटें निकालेंगे 100 में से। तो अब ये दोनों मिलकर भाई बहुमत प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 60 सीटें हो जाएगी तो बहुमत इनका हो जाएगा, तो बहुमत हो जाएगा। तो इसमें से देखो इसके पास 40 सीटें रहेंगी तो इन दोनों में जब गठबंधन होगा तो भाई इसका प्रभुत्व ज़्यादा रहेगा। बाकी आगे चलकर ये कोशिश करेगा कि मैं 20 और सीटें जीत लूँ और बहुमत प्राप्त कर लूँ, और जो ये मैंने दल से गठबंधन किया इसको साइड कर दूँ, बाहर कर दूँ, जिससे मेरे ही पार्टी के सारे मंत्री या जो भी लोग हों। समझ रहे हो ना बात को। अभी ये रिसेंटली कहाँ हुआ है, अभी ये रिसेंटली आप देखे थे बिहार में देखने को ऐसा मिला था। ठीक है, नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी के साथ गठबंधन था। ठीक है, और मतलब सरकार में थे दोनों लोग, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़कर और मतलब दूसरे से मिलकर, ठीक है, यानी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर अपना सरकार बना लिए थे। अभी आप लोगों ने ये मतलब देखा होगा कुछ 1 साल पहले। तो ये होता है सब मतलब गठबंधन सरकार। तो आपका होगा कि क्या गठबंधन सरकार कभी भी तोड़ा जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गठबंधन सरकार अस्थायी सरकार है। अस्थायी सरकार मीन्स जितने भी दल शामिल है उसमें से कोई भी दल जब चाहे तब मतलब
निकल सकता है। ठीक, तो गठबंधन सरकार अस्थायी सरकार है, अर्थात जब चाहे तब कोई दल अपना गठबंधन तोड़ सकता है। क्लियर है? आपको बिल्कुल समझ में आ गया। देखो सिंपल भाषा में, एकदम नॉर्मल भाषा में सब लिखा गया है, जैसा आप अपने सोशल लाइफ में देखते हो। ये पॉलिटी का प्रश्न है, ठीक है। आपका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, जो फर्स्ट ही चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी, उसी से ये प्रश्न है। तो आपको पूरा का पूरा ये क्लियर प्रश्न आप याद कर लेना, निश्चित है आप लोग के एग्जाम में आना ही आना है इस प्रश्न का। उसके बाद अगला देखो सेकंड नंबर यह प्रश्न देखते हैं, ये वाला। ये प्रश्न 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। 2022 में भी आया था, 2020 में भी आया था, ठीक है, और 2024 में भी आएगा। लिख कर ले लो, किसी न किसी पेपर सेट में ये प्रश्न आना ही आना है। तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी प्रश्न 4 मार्क में आप लोग के एग्जाम में आएगा। क्या है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ओके, हमें संघवाद के बारे में बताना है कि संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये हमें बताना है। तो ये जो आपका पॉलिटी वाला, ठीक है, सेकंड चैप्टर है संघवाद, उसी चैप्टर से ये प्रश्न है। तो चलो संघवाद क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो देखो संघवाद जो है ना, सरकार का शासन करने का एक प्रारूप है। तो संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य होता है, ठीक है। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, ऐसे लिखकर उसके बाद विशेषताओं लिखोगे। और फर्स्ट विशेषता में आप लोग क्या लिखोगे कि यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो संघवाद मतलब जो ये सिस्टम है, जो प्रारूप है सरकार का, इसमें जो सरकार होती है 2 स्तर वाली होती है। मतलब एक तो केंद्र सरकार होती है और उसके नीचे राज्य सरकारें होती है। अब देखो ये तो होना जरूरी ही है, ये तो इतना तो होना जरूरी है। और इसके नीचे अन्य भी मतलब जैसे मतलब जिले स्तर पे या मंडल स्तर पे अलग अलग मतलब टाइप का शासन हो सकता है। जैसे हम लोग के इंडिया में है, आप लोग देख सकते हो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। राज्य सरकार के अंतर्गत बहुत प्रकार के, जैसे आप लोगों ने देखा होगा म्युनिसिपल या फिर नगर पालिका या फिर नगर पालिका का भी चुनाव होता है, या फिर ग्राम प्रधान भी आप लोगों ने देखा होगा गाँव में। तो ये सब तो एक तरह से सरकार का ही अंग है सब। तो यही हो गया क्या, यह सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है। 2 केंद्र और राज्य सरकार वाली बहुत सारे देश हैं जिनमें केंद्र और राज्य 2 ही प्रकार की सरकारें होती है, और बहुत सारे देश होंगे जिसमें केंद्र और राज्य सरकार होती है और राज्य सरकार के नीचे भी काफ़ी सारे स्तर की सरकारें होती हैं। सिंपल यही कहने का मतलब है। तो यह सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है। ये फर्स्ट इसकी विशेषता हो गई संघवाद की। सेकंड विशेषता क्या है, इधर हम लोग आ जाते हैं, इधर हमने लिखा हुआ है सेकंड विशेषता। यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन, ये शासन है, ठीक है, शासन ऐसे है, शासन करती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें, जैसे मान लो केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार हो गई, ठीक। तो भाई केंद्र सरकार सारे जितने भी राज्य है सभी मतलब पूरे देश पे शासन करती है, और राज्य सरकारें जो हो गई अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में शासन करते हैं। तो एक तरह से कहने का मतलब कि ये सभी के सभी एक ही नागरिक समूह पे, ऐसा नहीं केंद्र सरकार कहीं अलग से नागरिक पे शासन करेगी, नहीं, देश के ही नागरिकों पे शासन करेगी। तो कहने का मतलब कि ये मतलब जो सरकारें होती हैं ये अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पे शासन करती हैं। पर कानून बनाने का, कर वसूलने का और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। क्लियर? जैसे केंद्र सरकार का कर वसूलने का अपना एक अलग मतलब एरिया, राज्य सरकार का अपना अलग, या केंद्र सरकार का मतलब प्रशासन से संबंधित अलग व्यवस्था है, राज्य सरकार का अलग है। तो ही यहाँ पे लिखा गया है, सिंपल। तो ये संघवाद की एक तरह से विशेषता ही है। थर्ड क्या है? थर्ड है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ठीक है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से होता है, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों की सहमति से ही होता है, ठीक है। संविधान के जो भी मौलिक प्रावधान है उसको एक सरकार मतलब चेंज नहीं कर सकती। इसीलिए आप देखते हो कि मतलब लोकसभा राज्यसभा सब बनाया गया है ये सिस्टम। तो ये थर्ड वाला हो गया। उसके बाद फोर्थ आप इसका विशेषता देख सकते हो, मैंने लिखा है कि शक्तियों के विभाजन को बनाए रखने तथा संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की भी व्यवस्था संघवाद में की गई है, ठीक है, या लोकतंत्र में की गई है। ये हो गया। और उसके बाद मैंने एक पांचवा भी लिख दिया है। बाकी इसमें आपके एग्जाम में आता है तो आप विशेषताओं में 4 विशेषता लिखोगे तो प्रत्येक विशेषता का 1-1 मार्क, या 3 भी विशेषता लिख देते हो तो आपका 3 विशेषता का 1-1 मार्क, और यहाँ जो आपने नॉर्मली ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखा था इसका 1 मार्क, यानी 4 मार्क मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक, तो कम से कम हर अगर विशेषता में मतलब 3 लिखना जरूरी होगा एक तरह से। तो चलो ये पांचवा है कि केंद्र व राज्य सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। मान लो कभी केंद्र और राज्य सरकार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया तो निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है? तो वो निभाता है आपका
सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये रहा 5 इसकी एक तरह से विशेषता कि संघवाद क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऐसे अगर प्रश्न में आ जाए तो आप मतलब इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आपको लिखना है। क्लियर? तो ये हुए हमारे पूरे के पूरे 20 MCQ। ठीक है, कितने हुए? 20 आपके MCQ हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे आपके बुक से। और हमने 2 ये सब्जेक्टिव प्रश्न देखा, ये जो 2 सब्जेक्टिव प्रश्न थे आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है ना, पॉलिटी वाला उससे थे। ठीक, और ये 4-4 मार्क में एग्जाम में आते हैं और निश्चित है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन सबको याद कर लेना। बाकी अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन UPMSP स्टडी डाउनलोड नहीं किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे आप जाकर ये सर्च करोगे तो आ जाएगी एप्लीकेशन, आप इसे डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पे मैंने हिंदी का और उसके बाद SST का भी, SST यानी सोशल साइंस, वही ऐड हमने इन दोनों का टेस्ट ऐड कर रखा है, आप जाकर टेस्ट देना। और यहाँ पे आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। और उसके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का जो व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।